स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने राज किया था, जिसमें से हमने हर्यक वंश पढ़ लिया, शिशुनाग वंश पढ़ लिया और नंद वंश पढ़ लिया। मौर्य वंश हमने स्टार्ट किया है। तो आज हम मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में बात करेंगे। हमारी हिस्ट्री की पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हिस्ट्री की, और सारी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी ये ट्रिक है हसीन मशुक सा, ये इसकी ट्रिक है याद करने की कितने राजवंश हैं। तो है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश, और मैं से क्या हो जाएगा मौर्य वंश, सू से क्या हो जाएगा शुंग वंश और कैसे कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। आप इसको 2-3 बार बोलेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा हसीन मशुक सा। और इन वंश का नाम तो आपने सुने ही होंगे, तो आपको ये अचानक एकदम से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। कल हमने अशोक के पिताजी बिंदुसार तक पढ़ लिया था। तो बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक अशोक था। तो अशोक को श्रीनगर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर अशोक ने उस विद्रोह को शांत कर दिया था तथा श्रीनगर की स्थापना कर दी थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो अब हम आगे अशोक के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहिए, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। इसका जन्म, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसका अभी का नाम क्या है? पटना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ये ट्रू फैक्ट है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। तो जन्म कब हुआ? 304 में। अभिषेक कब कराया? 269 ईसा पूर्व में। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, ये BC था ना, ईसा पूर्व, तो वहाँ से माइनस में चलती थी ईस्वी, फिर 0 आया, 0 से उसके बाद में प्लस में चलना स्टार्ट हुई ऊपर। अब चलते चलते 2022 आ चुका है, तो पहले माइनस था। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कलिंग के आक्रमण की कौन से अभिलेख में मिलती है। तो कलिंग के आक्रमण की जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने वहाँ पर बहुत ही दोस्तों मारकाट मचाई, और वहाँ की मारकाट को देखकर उसका जो हृदय है परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। उस समय के साम्राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी जो थे वो कलिंग के पास ही थे। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? इनको उपगुप्त से मिली थी। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त से। तथा अपनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो अपने भतीजे निग्रोध से मिली थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था, साधुओं की, संतों की, ये सब रक्षा करता था, और बोलता था कि उनको कोई नहीं सताएगा उसके राज्य में। फिर उसके बाद है अशोक ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो कौन कौन थे? अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को। फिर है श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। तो यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। तो दोस्तों, ये हम अशोक की कहानी पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, आपके माइंड ये बिल्कुल आपके माइंड में कहानी की तरह से सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा
सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी दान में दे दी थी। कौन कौन सी हैं? आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे गया में, उनको 4 पहाड़ियाँ, तो कौन कौन सी? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी दान में दे दी थी। अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। शाहरुख खान की मूवी बनी हुई है, उसमें दिखाया है, जो जिसमें करीना कपूर कारुवाकी बनी हुई है। उसके बाद है, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। उसके बाद है, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस द्वारा या दाएं बाहु से मिली थी। उसका नाम दूसरा क्या था? डेरियस थे, इराक के राजा था डेरियस, उससे अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। तो कौन कौन सी हैं? ये लिखिए, हम पढ़ लेते हैं। पहली है ब्राह्मी लिपि, यह भारत में मिले हैं। जो ब्राह्मी लिपि के जितने भी अभिलेख मिले हैं, यह भारत में मिले हैं। फिर उसके बाद है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि के जितने भी अभिलेख मिले हैं, यह पाकिस्तान में मिले हैं। उसके बाद अरमाइक जो लिपि है, यह अफगानिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि के जितने भी अभिलेख मिले हैं। और ग्रीक लिपि चौथी जो है, ग्रीक लिपि, यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पर मिले हैं। भारत से दक्षिणी में यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा पर मिले हैं। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, आप ध्यान से देखेंगे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की जो पहली सफलता है, किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 ईस्वी में। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी, यानी कि देवताओं का प्रिय पसंद लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा? अधिकतर में क्या मिला है? देव नाम प्रियदर्शी। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक की मास्की, नेदर तथा उदेल गोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। बाकी सब में ज़्यादातर क्या लिखा हुआ है? मैं देवनाम प्रियदर्शी। तो कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख है, और एक कर्नाटक का मास्की है, तथा नेदर और उदय गोलान, ये 2 और हैं। चारों में इनमें अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा हुआ है, सम्राट अशोक। बाकी सभी में देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ था। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट अभिलेख है भबरू अभिलेख। राजस्थान के भबरू अभिलेख में अशोक ने खुद का नाम मगध का सम्राट बताया है, भबरू अभिलेख में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इसको हम ध्यान से देखते चलेंगे। फिर उसके बाद है भबरू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और शंभु की चर्चा की है। तो कौन से? भबरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और शंभु की चर्चा की है। अब अशोक के जो कुछ छोटे छोटे अभिलेख हैं, लघु अभिलेख, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे छोटे छोटे कितने? 7 अभिलेख हैं। पहला कौन सा है? रोमनदेई अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है, जो अरमाइक लिपि में है। हमने अभी बताया अरमाइक लिपि के कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में। और ब्राह्मी लिपि के भारत में मिले हैं। फिर यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की है। तो सबसे छोटा कौन सा है? रोमनदेई अभिलेख। उसके बाद दूसरा पढ़ लेते हैं कौशाम्बिक अभिलेख, यूपी। इसमें ये यूपी में है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से को? कौशाम्बी के अभिलेख को। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया था। अकबर कौशाम्बी से ले जाकर यह कहाँ लग दिया था? इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। फिर उसके बाद है टोपरा अभिलेख। यह कहाँ पर मिला है? हरियाणा में। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था। हरियाणा से लाकर फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था, टोपरा का अभिलेख। उसके बाद है ये 2 और है। एक तो मेरठ अभिलेख है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया, इसको भी। कौन से को? टोपरा और मेरठ दोनों को। फिर है रामपुरवा अभिलेख। तो यह कहाँ पर स्थित? रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में स्थित है, यह रामपुरवा अभिलेख। उसके बाद है छठा अभिलेख। ये हम सब छोटे छोटे अभिलेख पढ़ रहे हैं, अशोक के जो छोटे छोटे अभिलेख थे। लोरिया नंदनगढ़, यह भी कहाँ पर है? बिहार में। तथा लोरिया अरेराज, यह भी कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार में कितने हो गए? 3।
एक तो लोरिया नंदनगढ़, एक लोरिया अरेराज और एक लोरिया रामपुरवा। ये तीनों बिहार में स्थित हैं। बिहार में 3 हो गए। अब अशोक के जो चतुर्दश यानी कि 14 अभिलेख हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें पहला अभिलेख कहाँ है? पहले अभिलेख में अशोक ने कहा है इसमें अहिंसा पर बल दिया और पशु बलि पर रोक लगाया। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था एग्जाम में कि अहिंसा तथा पशु बलि पर रोक कौन से अभिलेख में है? अशोक के। तो अशोक के प्रथम पहले अभिलेख में अहिंसा तथा पशु बलि पर रोक लगाया गया। उसके बाद द्वितीय में क्या है? इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरलपुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तो ये इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो द्वितीय अभिलेख में क्या है? पशु चिकित्सा और ये दक्षिण भारतीय के राज्यों की चर्चा द्वितीय अभिलेख में है। फिर है तृतीय अभिलेख में क्या? इसमें अशोक ने 3 अधिकार कौन कौन से? राजुक, युक्तक और प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। यानी कि धम्म के यानी कि बौद्ध धर्म के बाद जो धम्म होता है ज्ञान को, उसके प्रचार के लिए ये तीन लोग नियुक्त किए। कौन कौन से? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। फिर चौथे अभिलेख में क्या कहा है? इसमें भैरी घोष यानी कि युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की बौद्ध की चर्चा की है, यानी कि युद्ध को छोड़कर किसकी? बौद्ध धर्म की चर्चा की है। कौन से में? चौथे अभिलेख में। तो दोस्तों इसको आप 3-4 बार देख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। फिर है 5वां शिलालेख। इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। तो 5वें शिलालेख में क्या है? धम्म महामात्र की चर्चा है। चौथे में क्या है? युद्ध के स्थान पर बौद्ध को। और तीसरे में क्या है? तीसरे में देख लेते हैं हम। इसमें 3 ही क्या? 3 अधिकारी नियुक्त किए। कौन कौन से? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। दूसरे में क्या है? दक्षिण के 4 राज्य है। और पहले में अहिंसा तथा पशु बलि पर रोक। अब छठा पढ़ लेते हैं। छठे शिलालेख में इसने अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। तो छठे अभिलेख में बस इतना लिखा है। उसके बाद 7वें में इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा कौन सा था? रोमनदेही। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। 8वां क्या है? 8वां पढ़ लेते हैं। 8वां शिलालेख है, इसमें अशोक के धम्म यात्रा की चर्चा है। इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ पर हुआ था? गया में। उसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कहाँ? लुम्बिनी में। इसके राज्याभिषेक या धर्म यात्रा की चर्चा इसमें की गई है। फिर 9 नंबर में कहा गया है कि इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नो का मतलब भी समझ में आता है, नो। तो त्योहारों, छोटे मोटे त्योहारों को इन्होंने क्या कह दिया कि ना, इसमें इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने काम की जगह पर लगाइए। उसके बाद है 10वां अभिलेख। 10वें में इसने धम्म के महत्व के बारे में बताया कि धम्म का क्या महत्व है, बौद्ध धर्म के धम्म का क्या महत्व है। उसके बाद है 11वां शिलालेख। अशोक ने कहा कि ये मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। यह इंपॉर्टेंट है। यह बात कौन से में कही है? 11वें अभिलेख में। उसके बाद है 12वां अभिलेख। 12वें अभिलेख में इसमें स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई। कौन से में? 12वें में। तो 12वें अभिलेख में स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र की चर्चा की गई। फिर है 13वां अभिलेख। यह तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो कलिंग युद्ध की चर्चा कौन से में है? 13वें शिलालेख में है। उसके बाद है 14वां शिलालेख। अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। तो अशोक ने लिखवा भी दिए और बाद में बोल दिया कि भैया इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने इसके अतिरिक्त और भी काम किए हैं अच्छे बुरे। तो दोस्तों ये थे 14 अभिलेख अशोक के। अब हम कुछ और अभिलेख रह गए, इसमें पढ़ लेते हैं। एक है सर-ए-कुना अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। तो अरमाइक के तो हमने बताया था अफगानिस्तान में मिलते हैं। फिर है कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान के समान हैं, मैं एक माँ की भांति उनसे सांसारिक तथा
परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगधाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त करता हूँ। किसे? राजुक। समाज की देखरेख के लिए क्या कौन नियुक्त किया उसने? राजुक। फिर है राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत को दंड भी दे सकते हैं, मतलब पूरा अधिकारी को नियुक्त कर दिया, ऐसे कह सकते हैं एक। फिर है अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले थे। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो अशोक के जो अभिलेख लिखने के लिए पत्थर थे वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश के चुनार से आए थे। तो दोस्तों हमने अशोक के सभी अभिलेख पढ़ लिए। अब हम मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था पढ़ते हैं। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन तथा कारखाने थे और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला ही था, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा मिली थी। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। उसके बाद हम मौर्यकालीन संगठन पढ़ लेते हैं। श्रेणी क्या होता था? यह शिल्पकारों का एक संगठन होता था, श्रेणी। फिर है निगम, यह व्यापारियों का एक संगठन होता था जिसको निगम कहते थे, निगम। फिर है सार्थवाह, यह एक काफिला या कारवां होता था, संगठन होता था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था पढ़ते हैं अब। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के सैनिक रहते थे। तो मौर्य काल की जो सेना थी नंदों से 3 गुनी थी, यानी कि नंद वंश जो था उससे 3 गुनी सेना थी। जस्टिन ने कहा है कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह थी। तो एक जस्टिन एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि मौर्य की जो सेना है वो डाकुओं का एक गिरोह थी। अब हम मौर्यकालीन की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लेते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी होती थी? 18 थी। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था, उनकी संख्या कितनी थी? 26 थी। अब हम पढ़ लेते हैं अलग अलग किस किस को क्या क्या कहते थे। तो पहला है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किससे संबंधित था? कृषि विभाग से संबंधित था सीता अध्यक्ष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। एग्जाम वालों का कुछ नहीं पता, आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हल्का हल्का तो सभी ने पढ़ रखा है, सभी दुनिया आजकल पढ़ने वाली हो गई है। फिर है अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष किससे संबंधित था? खनन विभाग से। फिर है लक्ष्मण अध्यक्ष किससे संबंधित था? मुद्रा विभाग से। फिर रक्षिन किससे संबंधित था? रक्षा से वैसे पता चलता है, पुलिस विभाग से। फिर है धर्मस्थली किससे संबंधित था? दीवानी न्यायालय से धर्मस्थली संबंधित था। उसके बाद है ये कुछ और, कंटक शोध किससे संबंधित था? फौजदारी न्यायालय यानी अपराध से संबंधित था कंटक शोध। उसके बाद है गुण पुरुष किससे संबंधित था? गुप्तचर जो होता था गुण पुरुष। फिर है संस्था। संस्था क्या होती थी? स्थायी गुप्तचर। फिर है संचार किससे संबंधित था? चलायमान गुप्तचर, यानी कि जो पहले गुप्तचर जाते थे उसको संचार जो नियम, अब तो ये टेलीफोन वगैरह सब कुछ है संचार का नियम। उसके बाद है आठवीं कहाँ का अधिकारी था? जंगल का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है समहारता कहाँ का अधिकारी का होता था? टैक्स का। टैक्स का कौन सा अधिकारी होता था? समहारता। उसके बाद है सन्निधाता। सन्निधाता जो था कोषाध्यक्ष यानी कि धन का अध्यक्ष होता था। अब हम मौर्य काल का प्रशासनिक ढांचा भी देख लेते हैं। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था। उससे नीचे का कौन होते थे? युवराज, ये आप सब जानते ही होंगे। तथा प्रांत का शासन जो था प्रांतपति के पास होता था। विस किसे कहते थे? जिला का अधिकारी जो होता था विस्पति कहा जाता था। जिले का नियंत्रण किसके अंडर में होता था? विस्पति के नियंत्रण में होता था। तथा 10 गांव का जो छोटा मालिक होता था उसे क्या कहते थे? 10 गांव का मालिक गोप। एक गोप का मतलब क्या होता? 10 गांव। जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, जो ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में था। अब मौर्य काल में प्रांतों की 4 संख्या थी। अब हम उन 4 प्रांतों को पढ़ लेते हैं। मौर्य काल में जो प्रांत थे वो 4 थे, लेकिन अशोक के समय में ये 5 हो गए। कौन कौन से 5? ये पढ़ लेते हैं हम। पहला क्या है? उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो पाकिस्तान में स्थित है अब। उसके बाद है दक्षिणापथ। दक्षिण में क्या थी? स्वर्णगिरी, जो महाराष्ट्र में स्थित थी। उसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है थी। उसके बाद है प्राची। प्राची ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। एक 5वां और था कलिंग। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखेंगे जरूर। तो चारों कोनों पर इंडिया के मैप में ये राजधानियाँ थी। आपके दिमाग में मैप चलना रहना चाहिए।
तो दोस्तों इस तरह से हमने मौर्य काल में अशोक का सारा जीवन पढ़ लिया है। तथा अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।